अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याजी। सुनो राउंडअप पे आपको खुशामदीद। नाजरीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को कत्ल की धमकियां देने पर तहरीक लब्बैक के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। आज इसी मामले पर वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जिसमें वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम काबीना की जानिब से सबको बताना चाहते हैं कि रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं देगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कई सालों से टारगेट किया जा रहा है। अदलिया आईनी मामलात पर फैसले दे रही है। किसी गिरोह की मजहब, सियासत या जाती मफादात के नाम पर डिक्टेशन रियासत कबूल नहीं करेगी। रियासत कानून के मुताबिक इस किस्म के फतवों का जवाब देगी। एक तरफ रियासत मजहबी इंतहा पसंदी से निपटने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ के रवैये में तब्दीली दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि नून लीग पाक फौज और पीटीआई को आमने सामने करना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे और आर्मी चीफ भी ऐसा नहीं होने देंगे। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बानी पीटीआई की जानिब से जनरल आसिम मुनीर के लिए भेजे गए पैगाम में बताया कि इमरान खान ने कहा कि फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। बानी पीटीआई ने कहा कि फौज न्यूट्रल हो जाए। एक तरफ पीटीआई की जानिब से फौज को न्यूट्रल होने की दरख्वास्त की जा रही है, तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई काबीना के फैसले की रोशनी में 9 मई के वाकयात की इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट को खत इरसाल करते हुए चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के क्याम की इस्तदा की है। सूबाई वफाकी वजीर कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अब कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। एक तरफ तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट को मफाहमत का पैगाम भेज रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत को महंगी बिजली और IPPs के साथ किए गए गैर मुनसिफाना मुआहिदों के मामले पर जमात इस्लामी के रावलपिंडी में 4 रोज से जारी धरने का सामना करना पड़ रहा है। जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, मगर अभी तक इन मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। मजमूई तौर पर जमात इस्लामी की जानिब से 10 मुतालबात पेश किए गए, जिनमें IPPs के साथ मुआहिदे खत्म करने का मुतालबा किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना अवाम को महंगी बिजली से निजात दिला सकेगा? सवाल यह है कि क्या इमरान खान की दरख्वास्त पर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी? तो ये भी अहम है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए किसी भी किस्म के जुडिशल कमीशन की तश्कील को कबूल करेगी? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, हुकूमत ने आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कत्ल के फतवे देने पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया है। आप TLP रहनुमा की जानिब से कत्ल की धमकियों और हुकूमत के रद्द अमल को कैसे देखते हैं? देखिए शरिया, ये पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट मसला है और मैं समझता हूँ कि इसमें बदकिस्मती ये है कि तमाम ही सियासी जमातों के अंदर एलिमेंट हैं जिनकी हमदर्दी है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, एक्सट्रीमिस्ट सोच से, और हमारी एस्टैब्लिशमेंट में भी लोग हैं जिनकी एक्सट्रीमिस्ट सोच से हमदर्दी है। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर एक बाकायदा आई वुड से कि एक सरकारी सरपरस्ती के तौर पे 80s में ये बात डाली गई, और अब हम सारे ही इस ये जो एक खन्नास है जो कि दहशतगर्दी को जन्म दे रहा है, एक्सट्रीमिज्म, हम सारे उसका किसी न किसी तरीके से शिकार हैं। ये जो TLP के मामलात हैं, ये आपको मालूम है 2017 से ये सिलसिला चल रहा है, और जब भी इसके ऊपर एक तगड़ा हाथ डालने की उम्मीद पैदा होती है, उसमें हमारा जो सियासी मुफाद है वो आड़े आ जाता है, और कोई ना कोई इसको जो है वो मामले को जो है वो खराब कर देता है। अब आज जो गवर्नमेंट का रिएक्शन आया है इसके ऊपर, ये बड़ा आई वुड से कि इनकरेजिंग है, और मैं इस वक्त अपील करना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ के साथ, जमात इस्लामी से, JUI से, तमाम पाकिस्तान की संजीदा सियासी जमातों से, कि वो इस हुकूमत के जो इक़दामात को, अगर वो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करती हैं, उसका साथ दें, और पाकिस्तान का एक यूनानिमस ये तमाम सियासी जमातों का रद्द अमल होना चाहिए कि सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर हम किसी और भी एक्सट्रीमिज्म की और इस किस्म के एक्सट्रीमिज्म की इजाज़त नहीं दे सकते। और आज अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक शदीद रद्द अमल होना चाहिए रियासत का, और उसके मुताबिक जो आगे चलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज तो देखिए, हम बहैसियत माशरा अपनी बिल्कुल ही खो चुके हैं, अपनी सेंस खो चुके हैं,
और जो लिंचिंग जो हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पे तमाशा लग गया है, ये मामला को रोकना बहुत ही अहम है और हुकूमत का साथ देना बहुत जरूरी है। सही। फवाद साहब, 9 मई भी सियासी तारीख का एक सियाहत तरीन दिन था। 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए अब केपी के हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन बनाने के लिए खत लिखा है। सो आपको क्या लगता है, एस्टेब्लिशमेंट 9 मई की तहकीकात के लिए किसी भी जुडिशल कमीशन को तस्लीम करेगी? देखिए जी, कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो तो रिकमेंडेशन होती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना या ना करना तो अपना इख्तियार होता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप एक चीज को इतना बड़ा समझते हैं कि वो सानेहा है और उसको आप चाहते हैं कि उसके किरदार आइडेंटिफाई हों, चाहते हैं कि लोगों को जो है वो सजा मिले, तो फिर तहकीकात तो होनी जरूरी है। और अभी अभी तक की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हैं वो तो आपने देख ही ली हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के ऊपर जो रिमांड केस में जो पुलिस ने एविडेंस पेश की है, तमाम इतना अरसे से ये केस चल रहा है, 14 महीनों से, और जो एविडेंस आई है वो ये आई है कि इस्मतुल्लाह नाम का एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही जो हैं वो हुलिया बदल कर 7 मई को जमान पार्क में मीटिंग में बैठ गए तरीके इंसाफ की, और उन 3 पुलिस वालों ने सुना कि इमरान खान जो है ये प्लान कर रहे थे। अब आप देखिए, ये टोटल एविडेंस है इमरान खान के खिलाफ इतने बड़े मुकदमे की, तो इसकी एक शफाफ तहकीकात की जरूरत तो है, जो इमरान खान भी बार बार कह रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और हुकूमत ने क्यों इसमें रिलक्टेंस का मुजाहरा किया। अगर वो समझते थे कि ये 9 मई के जो वाकयात हैं इनकी दुरुस्त निशानदेही होनी चाहिए, तो जुडिशल कमीशन बनने में क्या प्रॉब्लम। सही। अच्छा, हालिया दिनों में पीटीआई के मौक़िफ़ में थोड़ी तब्दीली भी हम देख रहे हैं। पीटीआई की क़यादत अब ये कह रही है कि हुकूमत फौज और तहरीक इंसाफ को लड़ाना चाहती है, और इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा पैगाम दिया कि फौज न्यूट्रल हो जाए, जबकि पहले ये बातें की जा रही थी कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो ये तब्दीली, ये रवैये में ये मौक़िफ़ तब्दीली कैसे आई? क्या वजूहात देख रहे हैं आप? पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने की ये पूरी स्टेटमेंट कोट करें ना। इमरान खान ने कहा था अच्छाई और बुराई में न्यूट्रल जो है वो जानवर हो। सियासी तौर के ऊपर तो ये नहीं हो सकता ना। मसलन अगर एक फौज का जो सिपाही है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर दे रहा है, ड्यूटी दे रहा है, और ये तो नहीं हो सकता कि वो अंदर जाए और अपनी पसंद की पार्टी के ऊपर जो है वो मोहरे लगाने शुरू कर दे। ये तो वो फिर अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहा। तो इमरान खान का जो बयान था वो अच्छाई और बुराई के हवाले से था, और वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। अब ये जो मामला है, जिस तरह ये आप 2-3 वाकयात हैं असल में जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। पहला वाकया तो ये है कि सारी ही केयर टेकर गवर्नमेंट जो अनवारुल हक साहब की थी, वो इस वक्त आईपीपीज को लेके मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रही है, जिसमें जाहिर है कि आपके फॉर्मर मिनिस्टर जो गौहर साहब हैं वो हैं, अनवार काकड़ साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब का हर एक को पता है कि वो किधर खड़े हैं, और अब जमात इस्लामी भी है। तो ये सारे लोग हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, जिससे काफी एक आईब्रोज जो है उठ रही हैं कि ये मुहिम क्या चला रहे हैं। और आपको भी पता है आईपीपीज के खिलाफ मुहिम का कुछ सर पैर तो है नहीं, कोई एंड रिजल्ट तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा कि हुकूमत के जो तर्जुमान थे वो बार बार ये बात कर रहे थे कि पहले तो ये जजमेंट आएगी नहीं, जब जजमेंट आ गई तो उन्होंने कहा अब ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ना सिर्फ ये कि वो जजमेंट आ गई, अब वो 2/3 वो जजमेंट इम्प्लीमेंट हो गई है, अब सिर्फ 1/3 रह गई है, जो मेरा ख्याल है मंडे को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने डायरेक्शन देनी है इलेक्शन कमीशन को कि वो कैसे उसको हल करें, तो उसके बाद ये जजमेंट भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और तीसरा फिर जाहिर है कि इमरान खान के जो बयानात हैं उनसे तलखियों में कमी आई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात में, और इसको ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये 41 अरकान कौमी असम्बली केपी की जो पीटीआई में शमूलियत के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई तलब की है कि पीटीआई का कोई तंजीमी ढांचा दस्तयाब नहीं था, तो इन अरकान की पार्टी में शमूलियत की तस्दीक कौन करेगा, किससे करे? नहीं, अब तो इलेक्शन कमीशन ने ढांचा खुद ही बना दिया ना, जब उन्होंने पार्लिमानी पार्टी बना दी, और उसके अंदर अब जरताज गुल जो है वो पार्लियामेंट्री लीडर है पीटीआई की, और इसी तरह से बाकी पार्टीज में, बाकी सूबाई असम्बलियों में भी पार्लियामानी लीडर्स हैं। देखिए, वो तो कहते हैं ना इलेक्शन ही जस्टिफाइड था, और हम तो बैरिस्टर गौर साहब को नहीं मानते चेयरमैन पीटीआई, और बल्ले का निशान भी इसी वजह से ही तो छीना गया था। पीटीआई ने इलेक्शन कराया है, गौहर साहब को बनाया, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन उनको नहीं मानता
तो फिर जरदारी से करवा लें, वरना गौहर तो है ही। सही। अच्छा, कल पीटीआई की क़यादत ने इल्जाम लगाया कि उनके एमएनएस पर वफादारी तब्दील करने के लिए दबाव डाला गया है। क्या अभी भी कोई क्रैकडाउन नहीं, का उसमें सिलसिला जारी इल्जाम है? वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो तो सबके सामने ही है जो हुआ। किस तरीके से गुजरात से हमारे जो एमएनए हैं उनको उठाया गया, जो इम्तियाज को मंडी बहाउद्दीन से उठाया गया, हम्म, और मुजफ्फराबाद से जिस तरह से मौज़म जतोई को उठाया गया, ये सारे तो सामने हैं। अब क्या करें पाकिस्तान में एमएनएज़ की कोई बेसिकली तो देखो ना, एमएनएज़ की बेइज्जती का मतलब ये है कि आप लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। हम्म। सो डिग्निटी जो हमारे आइन में बुनियादी आर्टिकल 14 में दी गई है, वो पाकिस्तान में बिल्कुल उड़ गई है। सो दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक। क्या कहा जाए इसको? अल्लाह ही करे कि इसमें कोई हम वापस एक नॉर्मल मुल्क बन सकें। अभी तक तो एक टोटल कियोस है। ठीक। अच्छा, हामिद खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में आपके हवाले से कहा है कि फवाद चौधरी और शेख रशीद ने इमरान खान को असेंबली से मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया था। फवाद तो शुरू से ही प्लांटेड बंदा है। क्या आप वाकई प्लांटेड हैं? क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं। ये प्लांटेड की इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही है आपके लिए। आमिर खान साहब के साथ हमारा पुराना चल रहा है। वो इनकी एक ज़मीन के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। हम्म, तो जब मेरे चचा जो थे वो चीफ जस्टिस बने लाहौर हाई कोर्ट के, तो उन्होंने हाई कोर्ट की प्रॉपर्टीज वागुजार हम्म, करवाने का सिलसिला शुरू किया। तो काफ़ी सारी ये जिसका एडवोकेट जनरल ऑफिस है, इसमें एक इनके लोग थे, उन्होंने कब्जा किया हुआ था, वो कब्जा वगैरह छुड़ाया। तो वो बस उस वक्त से ही इस तरह की बातें जो हैं वो करते रहते हैं। हम्म, और पीटीआई में तो देखिए उनका कोई रोल ही नहीं। जब ये असेंबलियों टूट रही थी या कुछ रहा, उसको हामिद खान को तो इजाजत भी नहीं थी बनी गाला आने की या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आने की, तो उसको क्या पता था। और शेख रशीद साहब से तो इमरान खान ने कभी डिस्कस भी नहीं किया। और मैं तो बार बार ये बात कह चुका हूँ कि मैं तो अब भी समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का आज जो अरूज है वो है ही इसलिए कि हमने असम्बलियाँ छोड़ी और हमने निज़ाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगर हम असम्बलियाँ ना छोड़ते और असम्बलियों में बैठे रहते, तो हम्म। आज हमारी हालत मतलब जो है मशवरे जो देने जीबी वालों में में हुआ मेजर और मशवरा था आपका। कश्मीर में हुआ, हम्म। जो जीबी में हुआ और कश्मीर में हुआ, वही हमारा हशर होना था। तो हम्म, इसलिए वो फैसले ही की वजह से तो तहरीक इंसाफ आज इतनी बड़ी सियासी कुव्वत है। सही। ठीक। रऊफ हसन साहब के आप बड़े क्रिटिक रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया और पीका एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया है। आप रऊफ हसन के खिलाफ कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बड़ी अनफॉर्चुनेट। ये तो कोई बात ही नहीं करने वाली। रऊफ हसन साहब से तो हमारे पॉलिटिकल चलता रहती है, हम्म, पार्टी के अंदर जाहिर है कि इश्यूज होंगे हैं और वो लगे रहते हैं। लेकिन जिस जो मुकदमा उन पे बना है, देखिए अनफॉर्चुनेट है। वो जो भी है, रऊफ हसन जो है बड़े पढ़े हम्म, लिखे आदमी हैं, और उनको इस तरह से हम्म, कहना कि वो गद्दार हैं और एक इंडियन से उनकी कॉल हो गई है, आई मीन इट्स रिडिकुलस। पाकिस्तान में बेशुमार जो जर्नलिस्ट हैं उनके इंडियन जर्नलिस्टों से राब्ते रहते हैं, दोस्तियां हैं, लोग आए गए हैं, जाते जाते थे। पहले तो बिल्कुल नॉर्मल था, मुशर्रफ साहब के दौर में तो आते हम्म, जाते थे। ये तो अभी मोदी ने आके जो है ये किया है। और इस तरह के इल्जामात से क्या मौजूदा हुकूमत जो है हम्म, क्या साबित करना चाहती है? असल में प्रॉब्लम तो ये है कि हमने कसम उठाई हुई है कि अपनी सियासत के लिए किसी असूल, ज़ाब्ते, कानून को हमने दरखोर एतनाई नहीं समझना। तो ये जो हुआ है, ये भी उसी की सिलसिले की एक कड़ी है, जो हम्म। आई थिंक इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और रऊफ हसन साहब को फ़ौरन रिहा किया जाना चाहिए। ठीक। आज आपकी जानिब से एक और चीज़ भी आई कि उन्होंने आपने कहा कि नए चीफ जस्टिस जो कि मंसूर अली शाह हैं, उनकी तकर्री के लिए न्यू नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। क्या वजह है? आप कोई खतरा देख रहे हैं? देखिए ना, इस वक़्त सारी बहस ये चल रही है हम्म, कि जो रिव्यू कराना चाहती है हुकूमत, जिसमें फ़ायज़ ईसा साहब खुद बैठे हुए हैं, वो इसलिए कराना चाहती है कि असेंबलियों के अंदर एक 2/3 मेजॉरिटी लेके वो फ़ायज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाज़मत में इज़ाफ़ा कर सकें। हम्म, देखिए, ये एक नाकाबिले कबूल बात है बार एसोसिएशंस के लिए भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी। लिहाजा अहम बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो कर दिया जाए। और फायज ईसा साहब के हवाले से आजम तारड़ साहब कह रहे हैं कि वो नहीं लेना चाहते एक्सटेंशन। तो फिर इसको इस कजिए को ख़त्म करने के लिए, इस मुद्दे को सेटल करने के लिए हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि फायज ईसा साहब जो है उनकी रिटायरमेंट और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान जो है वो आज कल में ही कर।
ठीक। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में 4 रोज से आपने धरना भी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है पीटीआई और जमात इस्लामी कहीं किसी पॉइंट पर इकट्ठे चल सकते हैं इस हुकूमत के खिलाफ? 100% इकट्ठे चल सकते हैं और इकट्ठे चलना चाहिए। देखिए, धरनों का तो जमात इस्लामी पहले भी धरने देती रही है। कराची में उन्होंने बड़े कामयाब धरने दिए। लेकिन अगर जमात इस्लामी समझती है कि उसे पार्लियामेंट में भी जाना है, उसे सियासत में अपनी मजीद मैच्योरिटी दिखानी है, तो फिर देखिए उन्हें पीटीआई की जरूरत है। ये कहना कि पीटीआई के लोग जमात इस्लामी में चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जमात इस्लामी जो है वो तो एक नीश पार्टी है और वो बहुत तवील अरसे से उसकी एक तारीख है और बड़ी अहम तारीख है। मौलाना मौदूदी साहब जैसे जैद आलम जो है वो उनके बानी है, तो वो तो एक तारीख है। लेकिन इसको अगर आप पॉलिटिकल एक पार्टी के तौर पे आगे ले जाना चाहते हैं, जो हाफिज नईम साहब ले जाना चाहते हैं, फिर उन्हें पीटीआई की मदद चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जेयूआई, पीटीआई, जीडीए ये एक पार्टीज हैं जिनको फॉरेन अलायंस में जाना चाहिए और ये अनफॉर्चुनेट है और हुकूमत के खिलाफ प्रेशर नहीं क्रिएट करें। बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जमात इस्लामी के धरने की और उसके लिए हम ज्वाइन करेंगे सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम साहब। नाज़रीन, वक्त एक छोटी सी। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप में हमें ज्वाइन किए जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल हैं अमीरुल अजीम साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, रावलपिंडी में जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में रिलीफ और महंगाई के मसाइल पर धरना जारी है और हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, तो अब तक के मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हुई है? ये मुतालबात इससे पहले अखबारात और टीवी चैनल के जरिए उन तक पहुंच चुके हैं। ये बुनियादी तौर पे 3 बड़े मुतालबात हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो जितने बिजली के बिल हैं, कॉस्ट के अलावा इसके ऊपर जो कैपेसिटी सरचार्ज है और फ्यूल एडजस्टमेंट, टैक्स, टीवी फीस, ये सब कुछ ख़त्म करें। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्होंने टैक्स में इजाफा किया, इनकम टैक्स सैलरी पर्सन्स के लिए, वो ख़त्म किया जाए। और तीसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो इन्होंने टैक्स लगा दिया, पहले ही ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हमारा फ़र्क है, उसको ख़त्म करें। ये 3 बुनियादी मुतालबात हैं। उसके अलावा किसानों, ट्रेडर्स, उसके भी बात की है, लेकिन बुनियादी मुतालबात जो हैं वो IPPs की जो गुंडागर्दी है और कैपेसिटी सरचार्ज है, उसको खात्मा जो है वो हमारी अव्वलीन ज़रूरत है। ठीक है, तो आपका कितने दिन तक मजीद जमात इस्लामी अपना धरना चला सकती है? तो लंबे मुद्दत के लिए यहाँ पर धरना चलाएंगे। इस मुद्दत का तयन जो है वो हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो जल्दी हमारी इन बातों को मान ले और कुछ इजहार कर ले कि हम इस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर हम उसकी निगरानी करेंगे, धरने का इख्तिताम कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने बिल्कुल ढिठाई का मुजाहरा किया और कानों पर जूं रेंगती में महसूस न हुई, तो जाहिर है कि हम पूरी कौम के साथ मशवरा करेंगे। यह मसला जमात का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। ठीक, हुकूमत ने जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुन तो रिहा कर दिए हैं, लेकिन आज जो खबरें मीडिया में जो सर्कुलेट कर रही हैं, जो फ्लैश कर रही हैं, उसमें यह है कि आज लाहौर में ख़वातीन का एहतजाजी काफिला रोक लिया गया है। तो आप इस इक़दाम की हुकूमत की क्या वजह समझते हैं? ज़ाहिर है हुकूमत ये चाहती है कि अवाम सड़कों पे ना निकलें, मुजाहिरे ना करें, एहतजाज न करें, जुलूस न करें। इसके अलावा और हुकूमत को कोई मकसद नहीं है। ठीक, अच्छा, एहतजाजी तहरीक के हवाले से जमात इस्लामी की एक तारीख रही है। इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद सबसे बड़ी जमात PTI है, मगर वो एहतजाज कर नहीं सकती या करने नहीं दिया जा रहा। आप सड़कों पर निकले, आपको अवाम की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमारा कारकुन अभी सड़कों के ऊपर मौजूद है। शाम के वक्त अवाम हमारे जलसों में आ रहे हैं। ज़ाहिर है कोई भी तहरीक चलती है तो सबसे पहले कारकुन उसके लिए एक बुनियाद बनाते हैं और उसके बाद फिर अवाम और एक मास मूवमेंट भी इसके साथ तश्कील पाती चली जाती है। ठीक, तो क्या किसी स्टेज पर PTI के साथ कोई अलायंस हो सकता है इस एहतजाज में, वो भी शामिल हो सके? क्योंकि बहुत सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं आप दोनों पार्टीज के। इसमें कोई शक नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आइए कॉमन एजेंडे के ऊपर आगे बढ़े। अगर हम मुश्तरका प्लेटफार्म के ऊपर जद्दोजहद नहीं करते तो कम से कम अपने अपने प्लेटफार्म से ये जद्दोजहद जिस जिस जगह पर आप कर सकते हैं हमें करनी चाहिए।
ठीक। अच्छा, उमूमी तौर पर जब भी कोई धरना दिया जाता है तो साजिशी नजरियात सामने आ जाते हैं कि ये धरना प्लांटेड है, धरने को कहीं ना कहीं से कोई फंडिंग हो रही है। ये बताइए, आपको फंड कौन दे रहा है? देखिए, जमात इस्लामी का ये धरना और जो ये इशू है महंगाई का और बिजली का, ये पिछले 1 साल से हम लेकर चल रहे हैं। हमने इस पे सेमिनार भी किए, जलसे भी किए, गवर्नर हाउसों के ऊपर मुजाहरे भी किए, कोर्ट के अंदर रिट भी हमारी पेंडिंग है। हमने हर वो काम किया जो किसी भी मसले के हल के लिए उठाया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर भी हमने इसके ऊपर शोर किया। तो ये 1 साल से हमारी तहरीक जारी है। अब उसके बाद जो सियासी या किसी तरह से ये नज़रियात कायम किए जाते हैं कि कुछ साजिश है, ये बहरहाल आने वाले दिन साबित कर देंगे कि किसने किसके बारे में क्या साजिश की है। अमीरुल अजीज साहब, ये मैंने सवाल एक्चुअली दानिस्ता किया था क्योंकि एक खबर छपी है कि कल हाफिज नईम की ऐनक 1 करोड़ 10 लाख में फरोख्त हुई है। क्या ये खबर दुरुस्त है? आप तस्दीक करते हैं? और जमात इस्लामी ने धरने के लिए और कितने फंड्स इकट्ठे किए हैं? देखिए, हमने हक दो अवाम को फंड जो है वो कायम कर दिया। ये हक दो तहरीक है और इसके लिए उस जलसे के अंदर भी लोगों के सामने लाखों रुपए लोगों ने अपनी जेबों से निकाल के दिए हैं। कुछ वादे किए हैं। फिर हाफिज नईम साहब की ऐनक के ऊपर कुछ लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है वो अतियात देने की बात की है। तो पहले ही दिन हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए जमा हुआ, उसे अगले दिन भी, और अब आइंदा इसे पूरे मुल्क के अंदर फंड रेजिंग की कैंपेन हम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आपका हुकूमत के साथ मामला तय नहीं होते और IPPs के हवाले से हुकूमत अपनी पॉलिसी नहीं बनाती, नई रिवाइज नहीं करती, तो क्या हम जमात इस्लामी को डी चौक में देख रहे हैं? मेरा ख्याल है डी चौक ही नहीं, आप और भी बहुत सारी जगहों पे देखेंगे। हम पूरे मुल्क के अंदर धरने ऑर्गेनाइज करेंगे। हम आवाम की तर्जुमानी करते हुए सिविल नाफरमानी तक भी जाने की कोशिश करेंगे। सही। आपके नज़दीक ये बताइए कि नए इंतखाबात मसले का हल है या फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान मसला हल कर सकता है? नए इंतखाबात का इस मरहले पे मुतालबा करना सूरत हाल को गंभीर करेगा। फॉर्म 45 मौजूद हैं। आप जो ट्रिब्यूनल है वो कायम कीजिए। जिसके पास फॉर्म 45 है उसकी हुकूमत और उसको पार्लियामेंट के अंदर चले जाना चाहिए। एक इजी आसान रास्ता मौजूद है, उसे इख्तियार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और धरने की बात हो रही है। देखते हैं कि जमात इस्लामी का ये धरना है, ये अपने मकासद हासिल कर सकता है कि नहीं, किस हद तक कामयाब होता है। नाज़रीन, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंडअप। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में बिजली के बिल अवाम, ताजिर बरादरी और माशरे के हर तबके के लिए दर्द सर बन चुके हैं। बिजली महंगी होने की कई वजूहात हैं, मगर सबसे बड़ी और अहम वजह इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी है। IPP से किए गए गैर मुनसिफाना मुआहिदों के खिलाफ साबिक निगरान वफाकी वजीर और एप्टमा के पैट्रन इन चीफ गोहर एजाज की जानिब से IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने का ऐलान किया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी बयान में उनका कहना था कि कौम की जानिब से 40 IPPs के मालकान के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। दुआ है अल्लाह हमें इस कोशिश में कामयाबी अता फरमाए और इंसाफ के हसूल में हमारी मदद करे। हालिया दिनों में गोहर एजाज की जानिब से कौम के सामने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर की गई अदायगियों के बारे में हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं। गोहर एजाज के मुताबिक IPPs मुआहिदों की वजह से हुकूमत बाज पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए फी यूनिट खरीद रही है। हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट, जबकि विंड और सोलर की 50 रुपए फी यूनिट से ऊपर कीमत अदा कर रही है। साबिक वफाकी वजीर के मुताबिक इन महंगे तरीन IPPs को की गई अदायगी 1950 अरब रुपए है। हुकूमत एक प्लांट को 15% लोड फैक्टर पर 140 अरब रुपए अदायगी कर रही है और दूसरे प्लांट को 17% लोड फैक्टर पर 120 अरब रुपए अदा कर रही है, जबकि तीसरे प्लांट को 22% लोड फैक्टर पर 100 अरब रुपए की अदायगी कर रही है। ये सिर्फ 3 प्लांट्स के लिए 370 अरब रुपए बनते हैं। गोहर एजाज के मुताबिक जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक हर माह IPPs को 150 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए गए। जिन कंपनियों को 150 अरब रुपए दिए गए, उनमें से आधी ने सिर्फ 10% पैदावारी सलाहियत पर काम किया,
जबकि 4 पावर प्लांट्स ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, लेकिन हर महीने उन्हें भी 1000 करोड़ रुपए अदा किए गए। गोहर एजाज का मौकिफ है कि हमारी हलाल आमदन कैपेसिटी चार्जेस की आड़ में 40 खानदानों को दी जा रही है। हुकूमत आवाम की कीमत पर कारोबार ना करे। गोहर एजाज के मुताबिक 52% पावर प्लांट्स हुकूमत की मलकियत है, 28% निजी सेक्टर की मलकियत है। इस लिहाज से 80% प्लांट्स पाकिस्तानियों की मलकियत है। करप्ट ठेकों, बद इंतजामी और नाअहली की वजह से हमें बिजली 60 रुपए फी यूनिट बेची जा रही है। नेपरा की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में 90 IPPs हैं और हर माह जब आपका बिल आता है तो उसमें कुल इस्तेमाल किए गए यूनिट के अलावा इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ साथ बिलों में कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भी शामिल होते हैं। कैपेसिटी पेमेंट से मुराद वो अदायगी है जो हर माह सारिफ की जानिब से बिजली बनाने वाली कंपनी को उसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए की जाती है, जो सारिफीन की जानिब से बिजली की इजाफी मांग की सूरत पर मुहैया की जा सके। तारीख ये बताती है कि PTI के दौरे हुकूमत में 1994 और 2000 की पावर पॉलिसियों के तहत नस्ब IPPs के पावर परचेजर एग्रीमेंट्स में तरमीम की गई और अमेरिकी डॉलर की कीमत 148 रुपए तक महदूद कर दी गई। ताहम 2015 की पावर पॉलिसी के तहत लगाए गए पावर प्लांट्स ज्यादा सलाहियत के चार्जेस की अदायगी की सूरत में बिजली के सारिफीन को तवील अरसे तक परेशान करेंगे। उन्हें डॉलर की मौजूदा कीमत पर अमेरिकी डॉलर के इशारिये की बुनियाद पर 17% वापसी की पेशकश की गई थी। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट 40 IPP से किए गए मुआहिदों को खत्म कर सकती है? सवाल यह है कि क्या गैर मुनसिफाना मुआहिदे करने वालों भी कार्रवाई होगी? सवाल तो ये भी अहम है कि पाकिस्तान में शफाफ पावर पॉलिसी कैसे बनाई जाए। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, साबिक निगरान वफाकी वजीर और एप्टमा के पैट्रन इन चीफ गोहर एजाज ने 40 IPPs के मालकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने का ऐलान किया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इन मुआहिदों को खत्म कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मुख्तलिफ तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है, सॉवरेन गारंटी है, फला है, इस टाइप की चीजें जो हम रिकोर्स लेंगे। ऑब्वियसली अभी बिल्कुल फाइनल हो रही है। आपको पता है कि परसों ही पूरी टीम अनाउंस हुई है। इसके अंदर इनका जो हर कॉन्ट्रैक्ट में जो क्लॉज है वो ऑडिट की क्लॉज है कि भाई आप जितना बिल करेंगे, बिल चेक करना तो किसी का हक है ना, कि आपकी कैपेसिटी कितनी थी, क्या थी, फोरेंसिक। तो जब ये फोरेंसिक ऑडिट होगा तो आप देख लेंगी कि कोई लंदन फोरेंसिक किसी गारंटी की नौबत ही नहीं आई कि ये खुद ही नेगोशिएट करें। ये जैसे हमारे पैट्रन इन चीफ गौहर एजाज साहब ने बताया कि सारे टेंटेड कॉन्ट्रैक्ट है, इनके पाँव ही नहीं है, झूठ के पाँव नहीं होते, ये कहीं खड़े ही नहीं होंगे। तो लंदन तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान में नहीं खड़े हो सकेंगे। ठीक है सर, आपके नजदीक ये IPPs और तस्लील करना, देखिए किसी की तस्लील करना कोई और नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ये लोग, आप देखिएगा कि जब फोरेंसिक हो जाएगा या इवन उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, क्योंकि पहले एक फोरेंसिक हुआ भी है, तो उसके अंदर जो इनके शफात हुए थे वो भी भयानक थे, उसको फॉर्मलाइज कर रहे थे, उस दौरान ही फिर स्टे ले आए थे ये। तो ये तो इनके कॉन्ट्रैक्ट में कि हर साल जो है वो फोरेंसिक ऑडिट होने के बाद होगा, कैपेसिटी का लगे कितनी इक्विटी थी। इक्विटी पे हुकूमत की पॉलिसी 18% रिटर्न की थी, तो बगैर किसी गलती के या आप कह लें कि किसी चीज के प्रॉब्लम किए बगैर जो है वो किसी को 72% रिटर्न आ ही नहीं सकती। 2 जमा 2 4 आना था, 40 आ गया, तो कोई तो एरर होगा ना। ठीक, अच्छा सर, ये बड़े खौफनाक हकायक सामने लेकर आए गोहर एजाज साहब। मुझे ये बताइए कि एप्टमा की कोई बात हुई हुकूमत से, क्योंकि एप्टमा एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और पॉलिसीज में बड़ा इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो आपकी कोई हुकूमत से कोई बातचीत हुई कि हुकूमत इन IPPs को मजबूर करे और इन मुआहिदों को, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट करे? देखिए, वो 2.8 ट्रिलियन की कैपेसिटी पेमेंट जो ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग तो वो हैं जिनका बजट डिफेंस के बजट से भी वो ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट ले गए। तो हम लोग तो बेचारे मतलब इनके शिकार लोग हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये अब नाउ दे आर बिगर देन एनी अदर एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी इनकी वजह से ही आया है कि ग्रोथ खत्म हो गई मुल्क में हर महंगाई, मुल्क में बेरोजगारी, जब सनतें नहीं लग रही। आप अगर देखें तो सारी चीजें ही घूम के ये जो एक्सेसिव IPPs लगे और वेरी कॉस्टली लगे, इसकी तरफ ही जाएगी। अच्छा, हुकूमत की तरफ से भी मुख्तलिफ सजेशंस आ रही हैं, जैसे वज़ारत तवानाई, जी,
वजारत तवानाई ने IPPs के खिलाफ मुल्कगीर आगाही मुहिम के बाद अब इमरजेंसी प्लान भी तैयार कर लिया है। उन्होंने उनके मुताबिक ये कि पहले तमाम सरकारी, नीम सरकारी इदारों और ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने की तजवीज़ दी है। तो आपको क्या लगता है, इस तरह से कोई रिलीफ मिल जाएगा? ये हल है? ये कोई सोल्यूशन है कि हम दूसरे फेज में पेट्रोल बंद कर देंगे? पहले ऑप्टिक्स वाइज बिल्कुल देखिए, ऑप्टिक्स वाइज तो ये बहुत जरूरी था कि सबको बताओ कि पूरी कौम का एक ही दर्द है, सबको तकलीफ है। तो उस लिहाज से तो ऑप्टिक्स के लिहाज से तो ठीक है, मगर ये जो है कि हमारी कैपेसिटी 42,000 43,000 लग गई है, 10,000 और आ रही है और हमारा सिस्टम 25,000 का है। देखिए, जो हमें इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ानी है वो 10,000 मेगावाट या 20,000 मेगावाट बढ़ानी है, एंड दैट्स नॉट अ जोक। दैट मीन्स के हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी 400-500% जो है वो ग्रोथ हो एंड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड हो, ताकि हम इसके डूम लूप से बाहर निकलें। सर, कुछ लोगों का ख्याल है कि IPPs तो ये होने ही नहीं चाहिए थे, लगने ही नहीं चाहिए थे ये पावर प्लांट्स, ये तो फैसला ही गलत था। सो बतौर बिजनेसमैन आपको क्या लगता है, क्या IPPs लगाना कोई गलत फैसला था या सिर्फ मुआहदे ही गलत थे? जी देखिए, दोनों चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि जब आपके पास 25,000 कैपेसिटी थी तो आपने 40-50,000, बल्कि ये तो 60-70,000 साइन हो गए थे, पता नहीं अब इसमें से कुछ रह गए लगने से, तो वो करने ही नहीं चाहिए थे। फिर वो कहते हैं कि जी हमारी तो जो हमने ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत बनाई थी, तो ग्रोथ प्रोजेक्शन इससे मैच नहीं करती कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं लगाया था। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है ना, वो ये चीज सामने आ जाती है कि बिजली आपको मुल्तान ले जानी है, कराची ले जानी है, लाहौर ले जानी है या पेशावर ले जानी है, तो आप वही ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। तो आपने एक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर ली कि जी 10-15% ग्रोथ से कंपाउंड करके 10 साल का प्रोजेक्शन बना लें। इट्स वेरी इजी ऑन पेपर। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे तो आपको इलाका आइडेंटिफाई करेगा कि ग्रोथ कहाँ होगी, तो कहीं भी ग्रोथ नहीं थी, तो वो इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा भी नहीं। कई तो ऐसे प्लांट है जिनके 100-100 150 मील लाइन ही नहीं है और वो कैपेसिटी पेमेंट पे चले गए, 1.5 साल से ले रहे हैं, और अभी तो मेरे ख्याल में उनके 28 साढ़े 28 साल बाकी है कैपेसिटी के। सर, ये बात की जा रही है कि हमने गारंटीज दी हुई है, हम मुआहदों से पीछे हट नहीं सकते, लेकिन अगर हम माजी की बात करें तो PTI के दौरे हुकूमत में 1994 और 2000 की पावर पॉलिसियों के तहत नस्ब IPPs के पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स में तरमीम भी की गई थी और अमेरिकी डॉलर की कीमत 148 रुपए तक महदूद कर दी गई थी। तो क्या इमरान खान मौजूदा वजीर आजम से ज्यादा मुखलिस थे कि अवाम के लिए, जिन्होंने IPPs से मुआहिदों पर नजरसानी की है? अब ये नहीं हो सकता, जब माजी में ये हो सका है, तरमीम हो सकती है, तो अब क्यों नहीं? जी बिल्कुल हो सकती है, ये हुआ था और 148 पे उसको कैप किया था, और वो बहरहाल कीपिंग इन व्यू वो भी, मतलब उनकी कैपेसिटी भी साथ में खत्म कर देते तो बहुत अच्छा होता। तो बल्कि एक और बहरहाल ये तो जब, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि वी डोंट वांट टू गेट के फोरेंसिक करा लेना सारा, और ये बात आपकी ठीक है कि वो मुआहदे थे, वरना तो ये कैपेसिटी और बढ़ चुकी होती। अभी तो उन्हें 140 रुपए के डॉलर से पेमेंट हो रहा है कैपेसिटी का, वरना तो उस वक्त अगर 280 से हो रहा होता तो डबल पेमेंट हो गई होती उनकी भी। ठीक सर, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आप नहीं मिलता और ये मुआहिदे खत्म नहीं हो सकते या उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं लाई जा सकती, एग्रीमेंट रिवाइज नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि फिर पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे? जी तारीख है, उसकी वजह यह है कि रोज इंडस्ट्री बंद हो रही है और जितनी बंद हो रही है उसका लोड जो है वो दूसरे पे पड़ रहा है। हमारा जो जून टू जून डाटा आप देख लें तो वो 18% माइनस है एनर्जी कंजम्पशन। तो इसका मतलब है एक तो मजीद कैपेसिटी ऐड हो रही है, ऊपर से 18% अगर ग्रोथ कम हो गई तो ये 28% के तकरीबन इम्पैक्ट आएगा। तो अब जो नेक्स्ट टैरिफ आएगा उसमें मजीद 3-4 रुपए कैपेसिटी बढ़ चुकी होगी, तो जब वो 3-4 बढ़ेगी तो और लोग तेजी से मरेंगे। अल्टीमेटली सिवाय चंद इंडस्ट्री के जो बिजली इस्तेमाल नहीं करती या उनका वो जैसे गन्ना है, शुगर मिल है या ऐसी 2-4 चीजें, उनके अलावा सारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी पाकिस्तान। या लोग बिल्कुल अपना खुद ही बिजली बना रहे होंगे तो भी मसले का हल नहीं है, तो फिर सारी 2.8 ट्रिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना होगा। बहुत शुक्रिया, चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और IPPs के हवाले से एप्टमा का नुक्ता नजर हमसे शेयर कर रहे थे। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।